हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा। ये तो हमने सबने पढ़ा नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि हम राजा भरत के यहाँ के हमारे राजा थे। सवाल ये है, जब हमारे राजा भरत थे और राजा भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, तो हमें तो भरत पिता की जय बोलना चाहिए या भारत पिता की जय बोलना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए। क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। जिसके नाम पे है फिर तो वही बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमने अपनी मनुस्मृति से वो श्लोक उठाया, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। हमने चूंकि हर पवित्र काम में, शुभ कार्य में शुरुआत हम माता से ही करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम इकलौते देश हैं जो हम अपने देश को माता कहते हैं। बाकी देश या तो पिता कहते हैं या तो कुछ नहीं कहते। हम ही हैं जो केवल माता कहते हैं। जबकि हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा था, उसमें माता नहीं, वो पिता थे। माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हुए, और देश किससे चलता है? जोर से बोलिए जरा। देखिए, अगले 40-45 मिनट आपको हमसे लगातार संवाद करना है। मैं एक तरफा नहीं बोलूंगा। हम जो कुछ पूछेंगे उसका आप जवाब देना, और जोर से जवाब देना, जिससे कि बाराबंकी में आप क्या कह रहे हैं ये बात 5-7 करोड़ लोगों तक पहुंचे। हमारी खुद की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की जो फॉलोइंग है वो महीने की 10 करोड़ है। तो आपका वीडियो लगभग 10 करोड़ लोग देखेंगे। हमारी जो मंथली रीच है वो 10 करोड़ की है। तो 10 करोड़ लोगों तक केवल हमारी बात नहीं पहुंचनी चाहिए, आपकी बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं तो सवाल पूछूंगा, जवाब आपको देना है। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, और तेज। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। इसका मतलब जब भारत संविधान से चलेगा, तो अगर किसी किताब में संविधान विरोधी बात लिखी हुई है, तो क्या उस किताब को भारत में छापने, उस किताब को भारत में बेचने, उस किताब को भारत में पढ़ाने, उस किताब को भारत में पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है? क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत का संविधान कहता है, संविधान का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। अगर कोई नाम हटना नहीं चाहिए, गुलामी का निशान हटना नहीं चाहिए, क्या उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या? जोर से बोलिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल का है शब्द इक्वलिटी, कि सब लोग एक समान हैं। भारत में रहने वाले सब एक समान, महिला पुरुष एक समान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित एक समान, अगड़े पिछड़े एक समान, बंगाली गुजराती एक समान, कश्मीरी तमिलियन एक समान। हनुमान जी की पूजा करने वाले, राम जी की पूजा करने वाले, कृष्ण की पूजा करने वाले, देवी जी की पूजा करने वाले, भारत का संविधान कहता है सब एक समान। और अगर किसी किताब में लिखा हुआ है राम की पूजा करने वाले, हनुमान की पूजा करने वाले, विष्णु की पूजा करने वाले, शंकर जी की पूजा करने वाले, गणेश जी की पूजा करने वाले, ये समान नहीं है, ये अपराधी हैं। और जो लोग ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनका गला भी काट देना जायज है, इनको मारा भी जा सकता है। क्या ऐसी किताब को भारत का संविधान मान्यता देगा? जोर से बोलिए। यहाँ हमारे सामने संविधान की शपथ लेने वाले माननीय बैठे हुए हैं, इसलिए अगले 30 मिनट 45 मिनट में केवल और केवल संविधान की बात करूंगा, जिससे जो बात मैं कह रहा हूं हमारे माननीय यही बात जाके विधानसभा में उठाए। और अगर जोर जोर उठाएंगे तो हो सकता है अगली बार लोकसभा में उठाने का अवसर भी मिल जाए। अगर विधानसभा में उठाएंगे तभी लोकसभा का अवसर मिलेगा। आजकल सब देखा जा रहा है कौन क्या बातें कर रहा है, तो उठाइए। भारत का संविधान कहता है महिला पुरुष एक समान है, और अगर कोई किताब कहती है महिला पुरुष एक समान नहीं है, क्या उस किताब को भारत में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या? अगर वो किताब बच्चे पढ़ेंगे तो महिला पुरुष एक समान मानेंगे क्या? माता पिता को एक समान मानेंगे क्या? भाई बहन को एक समान मानेंगे क्या? तो फिर वो किताब नफरत फैलाती है कि नहीं फैलाती? तो अगर वो नफरत फैलाती है तो भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है क्या? नहीं, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है यूनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। तो किसी किताब में अगर फ्रेटर्निटी के किताब कुछ लिखा है, यूनिटी के कुछ खिलाफ किताब लिखा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ है, तो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। ये तो ओट जीवी, नोट जीवी, दल गुलाम, देश के गद्दार
संविधान विरोधी कानूनों के समर्थन, किताबों का समर्थन करते हैं। हमारे संविधान निर्माता हमारी संस्कृति इसका समर्थन नहीं करते। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से बोलिए। तो गुस्ताखे संविधान की एक ही सजा, जोर से बोलिए जरा, गुस्ताखे संविधान की एक ही सजा। अरे इतना मत करो, नागरिकता खत्म करवाओ, इतना मत करो, नहीं तो कुछ लोग छाप देंगे, पीछे वाले बैठे होंगे, भगवान जाने सोचेंगे क्या इसका मतलब निकाल लिया। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जो भारत का संविधान माने, जो भारत की संस्कृति को माने, जो भारत की परंपरा को माने, जो भारत के ज्ञान विज्ञान को माने, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच को माने, जो नारी तू नारायणी की सोच को माने, जो सर्वमंगल मांगल्य की सोच को माने, जो सर्वे भवन सुखिनः की सोच को माने, वो भारत का नागरिक। और जो ना माने वो, तो अब समय आ चुका है एक भारतीय नागरिकता संहिता बनाई जाए। दुनिया के कई देशों में नागरिकता कानून है, उसमें कंडीशन लिखी हुई है। चीन में 15 कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया में 12 कंडीशन है, सिंगापुर में भी 12-13 कंडीशन है। वहां कंडीशन लिखी हुई है कि अगर चीन में रहना है, अगर सिंगापुर में रहना है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहना है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। मनमर्जी नहीं चलेगी, ये मानोगे तो हमारे देश के नागरिक, और नहीं मानोगे तो हमारे देश के। उदाहरण के लिए संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, आर्टिकल 29। अब संविधान, भारत की संस्कृति मजबूत कैसे होगी, भारत की परंपरा कैसे मजबूत होगी? जब भारतीय शिक्षा सभी बच्चों को मिलेगी। विदेशी शिक्षा से भारत की संस्कृति मजबूत होगी क्या? जोर से बोलिए। जो मुगल यहां स्कूल खोल के गए वो भारत की संस्कृति मजबूत करते हैं क्या? जो मैकाले स्कूल खोल के गया उससे भारत की संस्कृति मजबूत होगी क्या? जो यहां मॉन्टेसरी खुले, मिशनरी खुले, वो संस्कृति मजबूत करते हैं क्या? और वैसे भी अरे मुगल आए और मुगल गए, तो मुगलों के साथ मुगलों की हर चीज चली जानी चाहिए, क्योंकि यहां तो मुगल का कोई बचा नहीं। यहां जो भी है या तो हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू है, तीसरा कोई है ही नहीं। भारत में मुश्किल से 100 परिवार हैं जो भारत के बाहर के हैं। एक बुखारी से आया बुखारी परिवार है, एक क्या बोलते हैं मदीना से आया मदनी परिवार है, ऐसे 100 परिवार हैं। बाकी कौन है? सब अपने ही हैं, जो डर गए, लालच में आ गए, जागीरदार बनने की लालच आ गई, नवाब बनने की लालच आ गई, तीमारदार बनने की लालच आ गई, थानेदार बनने की लालच आ गई, हवलदार बनने की लालच आ गई, तहसीलदार बनने के लालच में आ गए। थोड़े लालच में आए तो बोले काम करो भैया हम इधर आ रहे, चलो ठीक है, हैं सारे अपने पूर्वज। भाई इधर भी रावत है, उधर भी रावत है, इधर वाले रावत रावत लिखते हैं, उधर वाले रावत कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन 300 साल पहले वो रावती थे। वो 300 साल पहले कोई कुर्मी था, कोई केवट था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था। 15वीं शताब्दी के पहले तो यहाँ 100% हिंदू थे, क्योंकि जो कन्वर्जन शुरू किया वो बाबर ने शुरू किया। तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अल्टीमेटली डीएनए तो एक समान है, विचार तो एक ही परिवार, पूर्वज तो एक समान है। तो जब भारत में रहते हैं तो हमारी संस्कृति भी एक समान है। मुझे लगता है ये बात हमें कहीं ना कहीं बताना चाहिए। इसको पता करना भी बहुत आसान है। अगर आपके घर में, आपके जिस गांव में, शहरों में पता करना मुश्किल है, गांव में पता करना बहुत आसान है। जिस गांव में 18 घर यादव हैं और 2 घर अगर कन्वर्टेड हिंदू है, या मान लो उसके पूर्वज भी यादव थे। जिस गांव में 18 घर वर्मा है, पटेल हैं, और वहां पे 2 घर कोई कन्वर्टेड हिंदू है, मान लो उसके पूर्वज भी वही थे, पटेल थे। बहुत आसान है। जिस गांव में 50 घर क्षत्रिय हैं, 2 घर कोई और हैं, मान लो उनके पूर्वज भी थे। सब हमारे पूर्वज थे, कोई नए नहीं थे। लेकिन जिस भी कारण हुआ, गुलामी का कार्यकाल चला गया, मैं उस पर नहीं जाता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जब मुगल चले गए तो मुगलों के द्वारा शुरू किया गया मदरसा भारत में चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा।
जब यहां पे अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल चलना चाहिए क्या? जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अच्छा, जब अंग्रेज चले गए तो जो वो 40 लाख एकड़ जमीन चर्चे जो मिशनरी को देके गए थे 99 साल की लीज पे, वो 99 साल की लीज पूरी हो गई है, वो जमीन कंटिन्यू रहनी चाहिए, वापस लेना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो ये काम तो कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे। ये तो माननीय जनप्रतिनिधि बैठे, इन्हीं को विधानसभा में उठाना पड़ेगा। आप लोग जोर जोर से इनको बोलो, उठाना तो नहीं पड़ेगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी वाला काम तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। तो आगे से जब भी सांसद जी से मिलिए, विधायक जी से मिलिए, थोड़ा प्रमोट भी करिए कि भाई साहब थोड़ा आगे भी बढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और विधानसभा में क्यों, बाद में लोकसभा भी पहुंचना है, तो थोड़ा मुद्दे अच्छे अच्छे उठाइए। केवल विधानसभा का मुद्दा क्यों उठाना, पूरे बाराबंकी का मुद्दा उठाना, और केवल बाराबंकी का मुद्दा क्यों उठाना, इधर 4-6 जिलों का मुद्दा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। उठाना चाहिए। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि अब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत में पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। पहले कृष्ण और सुदामा एक साथ ही पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ ही पढ़े थे, राम और निषाद राज एक साथ ही पढ़ते थे। पहले गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग नहीं होती थी। पहले मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग नहीं होती थी। हमारा जो पंच परिवर्तन चल रहा है, उस पंच परिवर्तन में एक मुख्य है सामाजिक समरसता। वो सामाजिक समरसता तभी आएगी जब फिर से कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल का बच्चा और कमिश्नर का बच्चा एक साथ एक स्कूल में बैठ के एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क का बच्चा और सचिव का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा एक साथ बैठ के एक स्कूल पढ़ेगा, एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब किसान और कृषि मंत्री के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर और लेबर मिनिस्टर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब एक देश एक शिक्षा बोर्ड होगा, एक देश एक पाठ्यक्रम होगा। गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, दलित हो या संवर्ण, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबके बच्चों की एक किताब होगी। और अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर एक सामान का टैक्स फिक्स हो सकता है, जीएसटी में यही हो रहा है ना कि भैया ये सामान 5%, ये सामान 12%, ये सामान 18%। अगर भारत में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे केंद्रीय विद्यालय में 1 नेशन 1 सिलेबस है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, कहीं का केंद्रीय विद्यालय उठा लो, सिलेबस एक है। आप पूरे देश के नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है, पूरे देश के आर्मी स्कूल का सिलेबस एक है। पूरे देश में ऐसे कई हमारे सिस्टम हैं जहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं भारत बहुत बड़ा देश है, यूनिफॉर्म एजुकेशन कैसे हो जाएगा? तो आपको बता दूं, चीन भारत से 3 गुना बड़ा है और वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन 1950 में लागू हो गया था। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम आज तक फालतू इधर उधर चीजों में लटके रहे और चीन ने आजादी के बाद 1 साल के अंदर 1950 में 2 काम किया। पहला, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया। दूसरा, हम दो हमारे दो लागू किया। और चीन ने हम दो हमारे दो कहां से उठाया? हमारे रामचरितमानस को उत्तराखंड से उठाया। दुईसुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाय, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। पूरी दुनिया को हमारे रामायण से शिक्षा मिल गई, हमें नहीं मिली। हमारे कथावाचक ये रामायण की चौपाई तो बताते रहे, उत्तरकांड बताते रहे, लेकिन लागू करने की मांग नहीं की है, न समाज ने मांग किया। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया यार उस जमाने में तो बहुविवाह होता था, भगवान श्री राम ने एक ही विवाह क्यों किया? श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया, अच्छा चलो राम ने एक किया तो लक्ष्मण जी ने एक ही विवाह क्यों किया, भरत जी ने एक विवाह क्यों किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह क्यों किया? मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। आज तक लागू हो गया क्या देश में? जरा जोर से बोलिए। नहीं। अभी यूसीसी की बात आती है, आधे लोग भड़क जाते। अरे रामायण को नहीं मानते, संविधान को तो मानते हो। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है एक पति एक पत्नी का नियम लागू होना चाहिए। चोरी छिपे कोई दूसरा मामला कर ले अलग बात है,
लेकिन सार्वजनिक रूप से तो एक पति एक पत्नी। कभी हमने सोचा ही नहीं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। चलो ठीक है, राम जी के 2 लड़के, ऐसा क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने न 1 किया न 3 किया, उन्होंने भी केवल 2 ही किया। भरत जी ने 1 बच्चा न 3 बच्चा, केवल 2 ही बच्चे। शत्रुघ्न जी के ने 1 न 3, केवल 2 ही बच्चे। कभी सोचा ही नहीं। पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल रामराज इसलिए कहा गया क्योंकि इस धरती पे सबसे पहले हम 2 हमारे 2 सबके 2 लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। और उन्होंने प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए केवल प्रजा से लागू नहीं करवाया, पहले खुद ही लागू कर लिए। और भारत का संविधान उठाइए, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 28A 20A देख लीजिए, लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, हम 2 हमारे 2 होना चाहिए। अब जो लोग इस संविधान का विरोध कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म होनी चाहिए? विधायक जी जोर से बोलिए जरा। तो आवाज उठाइए। अब न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। जो भारत के संविधान को मानेगा, संविधान में लिखी हुई बातों को मानेगा, वो भारत का नागरिक। जो हम 2 हमारे 2 मानेगा, वो भारत का नागरिक। जो हम 2 हमारे 2 नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता। बस ये कानून बन जाए, देखो सब मानने के, कानून तोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई ये सोच रहा है कानून टूटेगा, नहीं टूटेगा। चलो देश में जब बनेगा बनेगा। अब की बार आप विधानसभा में उठा दो, एक बाबा को चिट्ठी लिखो, लखनऊ में इसकी चर्चा शुरू कराओ। एक बार लखनऊ विधानसभा में बन जाएगा तो देश में बनना शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जरूरत भी है। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2%, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4%, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था। अभी जनसंख्या 145 करोड़ है और 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। पहले 10 करोड़ लोगों को देना, 10% लोगों को देना पड़ रहा था, अभी 60% लोगों को देना पड़ रहा है। ये गरीबी बढ़ रही घट रही? जोर से बताइए भैया। हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही को बताना, बढ़ रही घट रही है? अच्छा चलो ठीक है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आपके बाराबंकी का ग्राउंड लेवल नीचे गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? पहले 40 फीट पे पानी मिलता होगा, अभी 150 फीट पहुंच गया होगा। एक बात याद रखना, 300 फीट के नीचे पानी होता ही नहीं।